नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि शिवसेना पर कब्जे को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें चुनाव आयोग ने शिवसेना को शिंदे की पार्टी करार दिया है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना पर अधिकार के दावे पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे को जितनी चिंता पार्टी के नाम और सिंबल जाने से है, उससे कहीं ज्यादा चिंता है शिवसेना की प्रॉपर्टी की। इसमें शिवसेना का करीब 186 करोड़ का फंड भी शामिल है। आज उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यही बात कही। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद पार्टी के दफ्तरों पर कब्जा हो गया है। अब पार्टी के फंड पर कब्जे की कोशिश हो रही है, इसलिए सुनवाई जरूरी है। सवाल यह, क्या शिवसेना भवन और मातोश्री पर भी एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा हो जाएगा? क्या चुनाव आयोग के फैसले का असर उद्धव ठाकरे के घर पर भी पड़ सकता है? ये सवाल उद्धव ठाकरे को परेशान कर सकते हैं। इसलिए समझने की जरूरत है कि शिवसेना का दफ्तर शिवसेना भवन की प्रॉपर्टी है या फिर उद्धव ठाकरे की पर्सनल प्रॉपर्टी। चुनाव आयोग के दम पर क्या एकनाथ शिंदे अब शिवसेना भवन पर दावा करेंगे? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि आज उद्धव ठाकरे और उनके कैंप के नेताओं ने एकनाथ शिंदे पर क्या क्या इल्जाम लगाए। चुनाव आयोग ने फैसला पिछले हफ्ते सुनाया था कि शिवसेना के नाम और सिंबल पर एकनाथ शिंदे के कैंप का हक है। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी है। इस फैसले के 72 घंटे के बाद आज संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि एकनाथ शिंदे के गुट ने विधायकों, सांसदों और निगम पार्षदों को खरीदकर पार्टी पर कब्जा किया है। संजय राउत ने आज एक रेड कार्ड जारी किया और दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने खरीद फरोख्त के लिए एजेंट भी अपॉइंट किए हैं। वो लोगों ने एक रेड कार्ड बनाया है। रेड कार्ड इस राज्य में, इस देश में कभी रेड कार्ड नहीं बना था खरीद फरोख्त के लिए। अगर मुंबई का कॉरपोरेटर खरीदना है तो उसकी एक कीमत है 2 करोड़ रुपया। एमएलए को खरीदना है तो 50 करोड़ रुपया कीमत लगाई है, रेड कार्ड लगाया है। एमपी है 75 करोड़, 75 करोड़। शाखा प्रमुख 50 लाख। उसके ऊपर और एक रेड कार्ड लगाकर एजेंट भी नियुक्त किए हैं और कमीशन पर काम करे एजेंट लोगों को तोड़ने के लिए। ये पहली बार देश की राजनीति में हो रहा है कि एक शिवसेना से टूटा हुआ एक गुट है, उसने अपना एक रेड कार्ड बनाया है। कहां से आता है पैसा? अब कहां है ईडी, इनकम टैक्स? कौन सी आइडियोलॉजी है कि लोग उनके बाद छोड़कर जा रहे हैं? ये एक रेड कार्ड के हिसाब से काम चल रहा है महाराष्ट्र के राजनीति में। अगर नहीं है तो अपने बच्चों की शपथ लेकर बोलिए ये नहीं है करके। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों और सांसदों को खरीदा। संजय राउत का दावा है कि सरकार बनाने से लेकर शिवसेना का सिंबल लेने के लिए पिछले 5 महीने में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब सवाल है कि संजय राउत के पास अगर सबूत हैं तो वो इतनी देर से क्यों बोले? 5 महीने से चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने यह सबूत चुनाव आयोग के सामने पेश क्यों नहीं किए? इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इन सब बातों का क्या मतलब? लेकिन चूंकि आरोप लगाए गए तो एकनाथ शिंदे के गुट से सफाई मांगी गई। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि संजय राउत के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। वो रात में जो सपने में देखते हैं, सुबह मीडिया के सामने आकर वही बोल देते हैं। दीपक केसरकर ने कहा कि संजय राउत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, इसलिए इस तरह की बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। ये क्या होता है कि जो लोग सोते हैं ना, वो सपने देखते हैं, तो उनको बहुत सारी फुर्सत रहती है, तो ये सोए हुए रहते हैं। जो संजय राउत है, सुबह जाग जाते हैं, फिर आपके पास 9 बजे आ जाते हैं, तो उनको जो भी सपने में उन्होंने देखा उसके बारे में वो आपको बोलते हैं, वो हकीकत नहीं है। पैसों से कोई भी बिकाऊ नहीं है। महाराष्ट्र की ये भूमि है, महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है। तो ऐसी गंदी चीजें संजय राउत जैसा ही आदमी बोल सकता है,
जो एनसीपी का एजेंट है उनको एक काम दिया गया था एनसीपी की तरफ से कि आपको शिवसेना को खत्म करना है, काम नहीं कर सके, इसलिए उनको भी उसकी सजा एनसीपी की तरफ से दी जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। ये तो मेरा एक एजम्पशन है, मैं कोई एक्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो वो ज्यादा करीब पवार साहब के ज्यादा करीब है, वो उद्धव साहब और आदित्य के करीब बिल्कुल नहीं है। पहले वो बाला साहब के करीब थे, अभी वो एनसीपी से ज्यादा करीब है, तो उनको अपना काम करने दीजिए। जैसे संजय राउत ने बेसिर पैर के आरोप लगाए, उसी तरह केसरकर ने भी बेसिर पैर के जवाब दिए। असल में उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेता बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, बीजेपी के प्रेशर में लिया गया, उद्धव का गुट ही असली शिवसेना है। लेकिन सच्चाई तो बदल चुकी है, इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आ चुका है और अब फैसले इसी हिसाब से हो रहे हैं। आज एक्शन भी देखने को मिला। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के दफ्तर को एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया और पार्लियामेंट में भी शिवसेना को जो ऑफिस अलॉट हुआ था उसे भी एकनाथ शिंदे के कैंप को दे दिया गया। पार्लियामेंट में रूम नंबर 128 128 अब ओरिजिनल शिवसेना यानी शिंदे गुट को अलॉट कर दिया गया है। इसे लेकर डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और इसके बाद संजय राउत ने कहा कि दफ्तर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेना है सब ले लें, लेकिन एक दिन वो आएगा जब सब कुछ वापस करना पड़ेगा। जो भी कुछ आप कब्जे में लेना है लेते जाइए, जब मौका आएगा जल्दी तो आपको सब ये छोड़ना पड़ेगा या आपसे खींच कर लेके आएंगे वापस हम। ये दादागिरी जो चल रही है उनकी महाशक्ति के ताकत पर, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, धूप छांव राजनीति में आते जाते हैं। पहले उद्धव ठाकरे की दादागिरी चलती थी, अब एकनाथ शिंदे की दादागिरी चल रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में असल में डर यह है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब पार्टी के साथ साथ, पार्टी के नाम और सिंबल के साथ साथ पार्टी की प्रॉपर्टी और पार्टी का फंड भी एकनाथ शिंदे के कब्जे में चला जाएगा। इसीलिए आज उद्धव के गुट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ग्रुप की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने कहा, आपको चुनाव आयोग के आदेश की जानकारी होगी, शिवसेना के दफ्तरों पर कब्जा हो गया है, अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे नहीं लगा तो जल्दी वो लोग शिवसेना के बैंक अकाउंट पर भी कब्जा कर लेंगे। सिब्बल ने कहा, इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की जाए। इस पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी तो हो गया, लेकिन किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, कल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सिब्बल चाहते थे सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले की सुनवाई करे, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले की सुनवाई कल होगी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के फंड को लेकर इसलिए परेशान है क्योंकि यह फंड करोड़ों में है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के पास फिलहाल 382 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें जनरल फंड 186 करोड़ 84 लाख रुपए है, जबकि शिवसेना का इन्वेस्टमेंट करीब 172 करोड़ रुपए का है और 3 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि यह सब उनसे छिन जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि उद्धव कैंप के लोग पार्टी फंड पर कब्जे की बात जानबूझकर फैला रहे हैं, ऐसा करके वो सिंपैथी लेना चाहते हैं। शिंदे सरकार में मिनिस्टर दीपक केसरकर ने कहा कि शिवसेना की पार्टी के पास जो फंड है, जो पैसा है, वो लाखों शिव सैनिकों का पैसा है, उसे शिव सैनिकों के अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाना चाहिए। वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, उस पर अपना पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं। आज तो उनका यही उद्देश्य है और हम उसको सफल होने नहीं देंगे। हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को हकीकत क्या है वो दिखाएंगे। हम हर एक शिव सैनिक के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आपका हक इन्होंने चुना है। आपने जो वड़ा पाव खा के पैसा बचाया था और मेंबरशिप बनाई थी, वो पैसा वो के अकाउंट में अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके बारे में भी उनको ज्ञान देंगे, क्योंकि ये देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पैसा उनका नहीं है, वो शिवसैनिक का पैसा है, वो जो ऑर्डिनरी शिवसैनिक है उसका पैसा है। हमारा कोषाध्यक्ष भी होगा तो उनके फंड्स हमको बिल्कुल नहीं चाहिए।
जो ऑर्डिनरी शिवसैनिक के हैं उनको वो रिफंड करने चाहिए, हर शिवसैनिक के अकाउंट में उसको डालना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अगर वो सचमुच शिवसैनिक खुद को अगर पक्ष का नेता मानते हैं तो उनको वो पैसा शिवसैनिक को वापस दें। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने दफ्तरों पर कब्जा शुरू किया है, उससे उद्धव को डर है कि शिवसेना भवन और मातोश्री भी उनके हाथ से जा सकता है। हालांकि संजय राउत का कहना है कि शिवसेना भवन पार्टी का नहीं है, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और यह बात सही भी है। मुंबई के दादर इलाके में बना आलीशान शिवसेना भवन शिवाय सेवा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की। सेना भवन 1974 में 1974 में बनना शुरू हुआ और 1977 में बनकर तैयार हुआ। तब से यह शिवसेना का हेडक्वार्टर है। जिस जमीन पर सेना भवन बना है वो जमीन एक मुस्लिम शख्स उमर भाई ने शिवाय सेवा ट्रस्ट को दी थी। बाला साहब ठाकरे कभी इस ट्रस्ट के मेंबर नहीं रहे। इसमें बाला साहब की वाइफ मीनाताई ठाकरे, उनके अलावा हेमचंद्र गुप्ता, वामन महाडिक, माधव देशपांडे, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, श्याम देशमुख, कुसुम शिर्के और भालचंद्र देसाई जैसे शिवसेना के फाउंडर मेंबर इस ट्रस्ट के मेंबर थे। इनमें से कुसुम शिर्के, श्याम देशमुख और भालचंद्र देसाई ने इस्तीफा दे दिया, जबकि मीनाताई ठाकरे, वामन महाडिक और हेमचंद्र का निधन हो गया। इसके बाद भी ट्रस्टीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाद में शिवाय सेवा ट्रस्ट में उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत, रविंद्र बर्लेकर, विशाखा राउत, सुभाष देसाई और दिवाकर राउते को ट्रस्टी बनाया गया। 1.5 साल पहले तक इस ट्रस्ट में उद्धव ठाकरे का नाम नहीं था, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उद्धव का नाम इस ट्रस्ट में जोड़ दिया गया। अब तक तो लोग ये जानते हैं कि सेना भवन शिवसेना का दफ्तर है, इसलिए यह पार्टी की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक एक बात की छानबीन होने लगी, तो यह बात सामने आई कि एकनाथ शिंदे सेना भवन पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि यह ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें उद्धव ठाकरे ट्रस्टी हैं। अब जैसे यह बात सामने आई तो इसको लेकर भी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। मुंबई की एक लीगल फर्म ने चैरिटी कमिश्नर को नोटिस भेजा है कि अगर शिवसेना भवन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इतने सालों से वहाँ पे शिवसेना पार्टी का ऑफिस के ही नाम से वो जगह जानी जाती है, वहाँ पे वही एक्टिविटी होती है, पर इस चीज़ का कोई भी उल्लेख जो ऑडिट रिपोर्ट फाइल होता है आपका हर साल चैरिटी कमिश्नर के पास, उसमें इस चीज़ का कोई भी उल्लेख आपने नहीं किया हुआ है, तो आप उस जगह का मिसयूज़ कर रहे हो, ये जॉब की परमिसिबल नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर जो भी आप एक्टिविटी करते हो आपकी जो विद इन प्रीमाइसेस, उस हर चीज़ को आपको चैरिटी कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई परमिशन नहीं थी कि पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस इतने सालों से यहाँ पे चलाया जाए। तो इसमें हमारी यही डिमांड है कि इन्होंने इनके ऑडिट रिपोर्ट में इतने सालों के कभी फाइल नहीं की हुई है चीज़ें कि यहाँ पे शिवसेना पार्टी का ऑफिस चल रहा है, इसकी कोई परमिशन इनके पास नहीं है इतने सालों से। और अभी तो हमारी ये डिमांड है कि इसमें सुमोटो कॉग्निजेंस लेके चैरिटी कमिश्नर इसमें एक इंक्वायरी कंडक्ट करे और जो ट्रस्टी है उनको तुरंत रूप से इनको निष्कासित करे और इतने सालों का जो रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ है ये इनसे इंक्योर किया जाए और वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए। चूंकि असेंबली और पार्लियामेंट में शिवसेना के दफ्तरों पर शिंदे ग्रुप का कब्जा हो गया है, अब यह दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के फंड और पार्टी के दफ्तर सेना भवन पर भी शिंदे गुट कब्जा करेगा। हालांकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्हें न शिवसेना का फंड चाहिए न प्रॉपर्टी चाहिए, वो सेना भवन पर भी दावा नहीं करेंगे और शिवसेना के अकाउंट में कितना पैसा है इससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हम आदरणीय बाला साहब जी के विचार को आगे लेके जा रहे हैं, उनकी भूमिका आगे ले जा रहे हैं और उनके विचार से ही हम लोग ने सरकार स्थापित किया है। जो कुछ चर्चा है उनकी संपत्ति, ठाकरे जी की संपत्ति, प्रॉपर्टी या कुछ भी, इस पर हमारा कोई दावा नहीं है। हमारे को संपत्ति से कोई मोह नहीं है। बाला साहब जी के विचार यही हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। उनके विचार को हम आगे बढ़ाएंगे, इस राज्य को हम आगे बढ़ाएंगे और ना कोई संपत्ति हमें चाहिए। जिन्होंने संपत्ति पाने के लिए जो कुछ किया है ये दुनिया जानती है, ये राज्य की जनता जानती है। वो संपत्ति
में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा कोई क्लेम नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कह तो दिया उन्हें न शिवसेना की प्रॉपर्टी चाहिए न पैसा चाहिए, वो तो बाला साहब के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ही काफी है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे की ऐसी बातों पर कौन भरोसा करेगा। एकनाथ शिंदे ने तो कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, बन गए। इसलिए उद्धव ठाकरे भी इन बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं। उद्धव कैंप के लोग अब एकनाथ शिंदे पर नए नए आरोप लगा रहे हैं। आज संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के बेटे ने उनकी हत्या की सुपारी दी है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे शिवसेना के सांसद हैं। संजय राउत ने आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कुछ वक्त पहले जेल से छूटे राजा ठाकुर नाम के एक माफिया को उन पर हमले की सुपारी दी है। शिंदे गुट के एक सांसद श्रीकांत शिंदे ने संजय राउत को ख़त्म करने की एक सुपारी, जिसे बोलते हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक माफिया जो अभी अभी जमानत पर छूटा है, राजा ठाकुर उनका नाम है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम दिया है। ये मेरी जानकारी है, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है इस राज्य के बुद्धिमान गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, थाने शहर के पुलिस कमिश्नर को अवगत करना चाहिए। और मैंने कर दिया, इसलिए कर दिया कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। यहाँ के महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण से लेकर जितेंद्र आव्हाड तक और प्रज्ञा सातव से लेकर और बहुत से जनप्रतिनिधि, उनके ऊपर मौत का खतरा कैसा मंडरा रहा है। संजय राउत की चिट्ठी का जवाब देने में देवेंद्र फडणवीस ने देर नहीं लगाई। फडणवीस ने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा कि संजय राउत ने चिट्ठी सुरक्षा पाने के लिए लिखी है या सनसनी फैलाने के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा सबको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। संजय राउत ने जो लिखा है उसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी को खतरा है तो वो इस तरह की चिट्ठी लिखने के बाद कैमरे के सामने आकर उसका शोर नहीं मचाता। पहले तो ये कि ये पत्र सुरक्षा मांगने के लिए है या सनसनी फैलाने के लिए है, ये मेरा प्रश्न है। सुरक्षा का विजय राजकारण से जोड़ना बहुत बड़ी चूक है। किसी भी सबूत के बिना इस प्रकार का आरोप लगाना, ये उससे भी बड़ी गलती है। किसे सुरक्षा देना है ये फैसला एक कमेटी करती है। ये काम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं करते, वो बिना वजह आरोप लगाते हैं। पहले 2000 करोड़ की डील का आरोप, जिसमें एक भी सबूत उनके पास नहीं है। पहले हम उनके आरोपों का उत्तर भी देते थे, लेकिन वो अब जैसे आरोप लगाते हैं उस पर क्या उत्तर देना। जो सनसनी वो पैदा कर रहे हैं उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनको सिंपैथी मिलेगी, जो बिल्कुल नहीं मिलेगी। झूठ बोलने से कभी सिंपैथी नहीं मिलती। रोज खोटं बोलल्याने कधीच सिंपत्ती मिळत नाही। और इस वक्त की ताजा खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन से शिवसेना का सिंबल मिलने के बाद शिंदे की शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की इस मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा पार्टी के एमपीज, एमएलएज और सीनियर लीडर्स भी मौजूद हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता बनाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर और लोकसभा एमपी गजानन कीर्तिकर को संसदीय दल का नेता बनाया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि इस मीटिंग में शिवसेना के संविधान में उन बदलावों को रद्द किया जा सकता है जो 2018 में उद्धव ठाकरे ने किए थे। चूंकि 2018 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के संविधान में बदलाव करके सारे अधिकार अपने पास रख लिए थे, चुनाव आयोग ने अपने फैसले में इन बदलावों को गैर कानूनी, असंवैधानिक बताकर शिवसेना में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लागू करने के लिए कहा था। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना ये नाम भी दिया है, हमें मिला है, और हमें चिन्ह भी मिला है, इलेक्शन चिन्ह भी मिला है। उसके लिए आज की ये अहम रखते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं है। मुख्य नेता पक्ष के जो एकनाथ शिंदे साहब है वही रहेंगे। ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है इससे पहले ही,
पक्ष के प्रमुख वही है, हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा वही है, तो उसमें और नई बात तो कोई आने वाली है ही नहीं है। हम लोग को जो भी कुछ मिला है, इलेक्शन कमीशन ने हमें जो कुछ दिया है, ये सम्मान है और उसके अभिनंदन का ही ठहराव होगा, बाकी के कोई ठहराव उसमें नहीं है। प्रॉपर्टी, फंडिंग, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और कुछ उसके लिए भागमदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वो राइट हमारा है, पक्ष हमारा हो गया है, तो उसके लिए भागना क्या है। सारी लड़ाई शिवसेना पर कब्जे की है और शिवसेना ना तो उद्धव ठाकरे ने बनाई ना एकनाथ शिंदे ने। शिवसेना की प्रॉपर्टी, शिवसेना भवन, मातोश्री ना उद्धव ने बनाया ना एकनाथ शिंदे ने, यह सब बाला साहब ठाकरे ने बनाया। शिवसेना का संगठन, इसकी सारी संपत्ति बाला साहब ठाकरे के प्रभाव और शिवसेना के लाखों कार्यकर्ताओं के प्रयास से बनी। उद्धव ठाकरे का दावा बाला साहब की विरासत पर है और शिंदे का दावा बाला साहब के विचारों पर शिंदे ने उस उद्धव को धोखा दिया जिसे बाला साहब ने सेना प्रमुख बनाया था और उद्धव ने कांग्रेस के साथ समझौता करके अपने पिता की विरासत को धोखा दिया। तो ये दोनों बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं? बाला साहब ने तो कभी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं की। बाला साहब ठाकरे ने तो कभी किसी प्रॉपर्टी पर, किसी ट्रस्ट पर अपना अधिकार नहीं जताया। अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे बाला साहब के विचारों पर चलते, बाला साहब के आदर्शों को मानते, सत्ता की लड़ाई से दूर रहते, तो शिवसेना के दो टुकड़े होने की नौबत ही ना आती। संकट तो शिवसेना के लाखों कार्यकर्ताओं के मन में है, जो बाला साहब ठाकरे को अपना सुप्रीम लीडर मानते थे, आदर्श मानते थे। आज वो सारे कार्यकर्ता इस परेशानी में हैं कि जाएं तो कहां जाएं। आज बड़ी खबर हरियाणा से भी आई। राजस्थान के गौ तस्करों की हरियाणा में मौत के मामले में पुलिस गौरक्षक मोनू मानेसर और श्रीकांत पंडित को खोज रही है। लेकिन आज मोनू मानेसर और श्रीकांत पंडित के बचाव में कई गांवों के लोग उतर आए। नूह में करीब 150 गांवों की महापंचायत हुई और महापंचायत में धमकी दी गई कि अगर मोनू मानेसर को या श्रीकांत पंडित को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, राजस्थान पुलिस में हरियाणा में कहीं छापे मारे, तो राजस्थान पुलिस के जवान अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएंगे। मानेसर के बाबा भीष्म मंदिर में हुई इस महापंचायत में सैकड़ों लोग मौजूद थे। महापंचायत में कहा गया कि जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में बिना सबूत के मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए। एफआईआर से मोनू मानेसर का नाम हटाया जाए। गांव वालों का कहना था कि जुनैद और नासिर की हत्या से मोनू मानेसर का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी राजनीतिक दबाव में राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने मोनू मानेसर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गांव वालों का दावा है कि जब मोनू मानेसर इस बात के सबूत पेश कर चुका है कि घटना वाले दिन वो मानेसर में नहीं बल्कि गुरुग्राम के होटल में था, तो फिर उसे क्यों फंसाया जा रहा है? जिस दौरान महापंचायत चल रही थी उसी दौरान यह खबर आई कि राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर के घर पहुंच गई है और उसके भाई को उठाकर ले जा रही है। यह खबर सुनते ही महापंचायत में शामिल लोग मोनू मानेसर के घर की तरफ बढ़ गए। कुछ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। राजस्थान पुलिस के एक्शन के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे करीब आधा घंटे तक जाम रहा। कैलाश भाई, थोड़ा सा रोक रहा हूं, बीच में मीडिया भी सुन रहा है और पूरा समाज बैठा है। मोनू के घर अब भी छापा पड़ रहा है। फिलहाल वर्तमान में पूरी पंचायत चल रही है और पुलिस कौन से राज्य की है, अभी फिलहाल छापा मारा जा रहा है। हमारे संवाददाता अभय पाराशर आज नूह में मौजूद थे। अभय ने बताया कि जाम लगाकर बैठे लोगों को जब यह खबर दी गई कि मोनू के परिवार के किसी मेंबर को पुलिस ने नहीं पकड़ा है, मोनू मानेसर के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया था लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है, उसके बाद ही लोग हाईवे से उठे। जाम खुलने के बाद महापंचायत दोबारा शुरू हुई। गांव वालों ने सीधे सीधे धमकी दी, कहा अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने आती है तो फिर अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगी। पंचायत में आए लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में फाइल की गई एफआईआर से मोनू मानेसर का नाम नहीं हटाया जाता तो आंदोलन बड़ा होगा।
मां पंचायत की जगह पर यानी बाबा भीष्म मंदिर में मोनू मानेसर का जो पोस्टर लगा था उसमें उसे हिंदू गौरव बताया गया था। पंचायत में शामिल लोगों का कहना था कि मोनू तो समाज सेवी है, गौ माता की रक्षा करता है और अगर मुसीबत से इस घड़ी में उसका सपोर्ट नहीं किया गया तो आज जो मोनू मानेसर का साथ हो रहा है वो कल किसी के साथ हो सकता है। अगर राजस्थान पुलिस हमारे इस प्रकरण के अंदर, हम कानून का सम्मान करते हैं, पूरे देश भर की पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन इस झूठे प्रकरण के अंदर अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। हमारे गौ भक्तों के ऊपर जब भी लाठी गोली से हमला होता है, मोनू भाई के 8 गोलियां लगी थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, और आज सारे चू चू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि राजस्थान सरकार का संरक्षण इनको मिला हुआ है, वहां पर मंत्री जा रहे हैं। अगर मोनू की तरफ कोई आंख की तरफ आंख देखने के लिए जब देखेगा ना तो उसकी आंख काटी जाएगी। सरकार कोई सी भी आ जाओ, किसी की ताकत नहीं जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर मुकदमा दर्ज होएगा, जिस कलम से जिसने कराया वो उसी मुकदमा उसी कलम से हटवाया ना करे, या इलाके की सरदारी कराएगी। ऐसे शख्सियत को अगर मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो हमारा तेरा देखा। साथियों, एक हो जाओ, ऐसे किसी का भी हो सकता है, और वो तो समाज की सेवा कर रहा है, आप लोगों की रक्षा कर रहा है। जिस आदमी ने अपना सबकी वो का त्याग दिया समाज के लिए, वो आदमी के लिए मुकदमा दर्ज हो तो हमारा जीना बेकार है। कारण कुछ भी हो, नाराजगी कितनी भी हो, किसी को भी किसी राज्य की पुलिस के बारे में इस तरह की बातें करने का अधिकार नहीं है। लेकिन महापंचायत में आए लोग काफी नाराज थे। वो सिर्फ राजस्थान की पुलिस से नहीं, हरियाणा की पुलिस की भूमिका से भी नाराज थे। उनका कहना था कि गौ तस्करों को रोकने का जो काम पुलिस को करना चाहिए वो गौ रक्षकों ने किया। पुलिस ने ही गौ रक्षकों को लाइसेंस दिलवाए, हथियार दिलवाए। अब जब गौ तस्करों से जान का खतरा है तो पुलिस गौ रक्षकों के हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि ये गोरक्षक दल हमारी सहायता कर रहे हैं, तो जो पुलिस ने काम करना चाहिए था वो गोरक्षक दल ने किया, और ये टीम पुलिस की सहायता करते हुए गौ माता की रक्षा करते रहे, हर जगह गौ माता को बचाते रहे। जब पुलिस को यह लगा कि ये गोरक्षक दल हमारे से ज्यादा काम कर रहे हैं, जब पुलिस को यह लगा तो इन पूरे गोरक्षकों को हथियार मुहैया कराए, इनके लाइसेंस दिए गए। अब मैं आगे की बात पा रहा हूं, क्यों उनकी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तो पहले इनको हथियार दिए गए, इनको लाइसेंस दिए गए। अब ये जो कह रहे हैं कि भाई इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आज ये हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। आज गौ तस्करों के टारगेट पे ये है मोनू मानेसर और उसकी टीम। आज मोनू मानेसर की टीम को हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके पूरे ये जो जितने भी गौ तस्कर हैं, और गौ तस्करों का नेटवर्क जो है, आप कम मत समझना, 12,000 करोड़ का जो ये मीट का व्यापार है, ये 12,000 करोड़ का एक साल का है। तो इतना बड़े नस्कस को तोड़ने के लिए गोरक्षक लगे हुए हैं। मीट का व्यापार है, ये 12,000 करोड़ का एक साल का है। तो इतना बड़े नस्कस को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार से पुरजोर ये प्रार्थना है कि मोड़े मानेसर की जो टीम है, उनके हथियारों के लाइसेंस रद्द नहीं किए जाए। उनको लाइसेंस की जरूरत है आज के टाइम में। ये टकराव इतना क्यों बढ़ा, ये जानने के लिए इस पूरे मामले की बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। इल्जाम यह है कि भरतपुर के जुनैद और नासिर को 15 फरवरी को किडनैप किया गया और हरियाणा की भिवानी में लाकर उनकी हत्या कर दी गई। जुनैद इस इलाके का जाना माना गौ तस्कर है। उसके खिलाफ गायों की स्मगलिंग के 5 मामले दर्ज हैं। क्योंकि जुनैद स्मगलर था, गायों की तस्करी करता था, इसलिए उसकी हत्या का इल्जाम हरियाणा के गौ रक्षकों पर लगा। जुनैद के भाई ने मोनू मानेसर और श्रीकांत पंडित समेत 5 लोगों के खिलाफ
नामजद एफआईआर दर्ज करवाई और इसके बाद से राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर और श्रीकांत पंडित को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। हालांकि मोनू मानेसर ने अगले दिन ही कुछ सीसीटीवी फुटेज जारी करके दावा किया था कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वो गुरुग्राम में था। इसके बाद से मोनू मानेसर के पक्ष में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और नूह की ग्राम पंचायतें सड़क पर उतर आईं। आज भी महापंचायत में आए लोगों ने कहा वो भी चाहते हैं कि हत्यारों को सजा मिले, लेकिन राजस्थान पुलिस बिना सबूत के जानबूझकर गौ रक्षकों को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसे सीबीआई से करानी चाहिए। जुनैद और नासिर की हत्या के केस में मोनू मानेसर के अलावा श्रीकांत पंडित का नाम भी है। 17 फरवरी की रात को राजस्थान पुलिस के जवान श्रीकांत पंडित को गिरफ्तार करने नूह जिले पुलिस श्रीकांत की प्रेग्नेंट वाइफ को चोट लगी, गर्भ में ही उसके आज महापंचायत में इस मुद्दे पर काफी इमोशनल बात हुई। लोगों ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ श्रीकांत के घर में घुसती है, उसके परिवार के साथ मारपीट करती है और दुर्भाग्य देखिए, आप शर्म की बात देखिए कि जो हमारी बहन, हमारी बेटी जिसके गर्भ में 9 माह का बच्चा पल रहा था, उसकी बेरहमी से इस दुनिया में आने से पहले हत्या कर दी जाती है। कौन जिम्मेदार है? गहलोत सरकार जिम्मेदार है या नहीं, आप बताइए। हाथ उठाकर गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रीकांत पंडित ने भी आज एक वीडियो जारी किया। कहा अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसे सजा दी जाए, उसके परिवार की क्या गलती। श्रीकांत पंडित ने कहा इस मामले में उसका हाथ नहीं है, फिर भी उसके परिवार के खिलाफ बर्बरता की गई। आप सभी से मेरी एक मार्मिक अपील है, राजस्थान पुलिस के द्वारा मेरे परिवार और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं और मेरे दोनों भाइयों को उठा लिया जाता है, उनके साथ मार कुटाई की जाती है और मेरी पत्नी के साथ घर में आकर जो 9 महीने की गर्भवती है उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, जिससे कि मेरा एक नवजात शिशु जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया दुनिया में सुधार गया। मेरे साथ बहुत बर्बरता हो रही है। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं दोषी हूं तो मुझे, जब मेरा इस मामले में कोई हाथ ही नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है और क्यों मेरे परिवार को परेशान। से एक अपील है, मेरे ऊपर जो बर्बरता हो रही है वह गलत है। इस कांड में जो जायज है वो जायज किया जाए। श्रीकांत पंडित की वाइफ को जो मृत बच्चा पैदा हुआ था उसकी डेड बॉडी को कब्र से निकालकर कल उसका पोस्टमार्टम कराया गया। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से नूह पुलिस ने बच्चे की हत्या की एफआईआर दर्ज की। हालांकि इस रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं लिखा गया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन से इस मामले को मनोहर लाल खट्टर दोनों को घेर रहे हैं। इस मामले में अशोक गहलोत भी डिफेंसिव पर हैं। आज उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भरतपुर के 2 नौजवानों की हत्या के मामले में उन्होंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से बात की है। दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर काम कर रही है। राजस्थान पुलिस की रेड के दौरान बच्चे की मौत पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान के डीजीपी कह चुके हैं कि आरोप पुलिस नहीं घुसी। गहलोत का ट्वीट आया तो ओवैसी ने तुरंत जवाबी हमला किया। ट्विटर पर ओवैसी ने मुलाकात की अशोक गहलोत की एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस ट्वीट के जरिए ओवैसी ये मैसेज दे रहे थे कि राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हो गई और गहलोत ने अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात तक नहीं की। लेकिन ओवैसी के तंज का जवाब देने में अशोक गहलोत ने देर नहीं लगाई। उनकी तरफ से एक ने 2 दिन पहले ही मुलाकात कर ली थी। यह मुलाकात जयपुर में अशोक गहलोत के घर पर ही हुई थी। गहलोत सरकार में मिनिस्टर जाहिदा खान जुनैद और नासिर के परिवार को भरतपुर से जयपुर लाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद जुनैद के भाई इस्माइल ने कहा इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और न इसे हिंदू और मुस्लिम से वो जोड़ना चाहते हैं। ये एक घिनौना अपराध है और इस मामले में उन्हें इंसाफ चाहिए।
इस बात में तो कोई शक नहीं कि जुनैद और नासिर की हत्या हुई। दोनों भरतपुर के रहने वाले थे और उनकी जली हुई लाश भिवानी में मिली। यह भी सही है कि जुनैद जाना माना गौ तस्कर था, गायों की स्मगलिंग करता था। उसके खिलाफ गायों की स्मगलिंग के 5 केस दर्ज हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी हत्या कर दी जाए। इसलिए जुनैद और नासिर की मौत की असली वजह और असली गुनहगारों को पता लगना ही चाहिए, क्योंकि गौरक्षा के नाम पर किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे जिन लोगों के खिलाफ जुनैद और नासिर के परिवार वालों ने केस दर्ज कराया है, उन सभी आरोपियों को कोर्ट के सामने तो पेश करना ही चाहिए। फिर अदालत तय करे कि उन्होंने गुनाह किया है या नहीं, क्योंकि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की परमिशन कैसे दी जा सकती है। जहां तक हिंदू संगठनों के विरोध का सवाल है, तो इस मसले को असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू मुसलमान का मसला बनाया, आग में घी डाला और टोंक में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदुओं का वोट लेती है और कांग्रेस बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती है। ओवैसी ने कहा था कि चुनाव के बाद मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसलिए मुसलमानों को अगर सुरक्षित रहना है तो इस बार ओवैसी की पार्टी को वोट दें। क्योंकि ओवैसी ने इसमें वोट की सियासत की, बार बार मोनू मानेसर का नाम लिया, गौरक्षा की बात कहकर हिंदू संगठनों पर हमले किए, इसलिए नाराजगी बढ़ी और हिंदू संगठन भी सड़क पर उतर आए। मुझे लगता है इस तरह मसलों को पुलिस और अदालत के पास छोड़ देना चाहिए, उन्हें अपना काम कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नेता और सियासत इस तरह के मामलों में घुसते हैं तो लोगों के बीच दूरियां बढ़ती हैं, टकराव होता है और दुनिया भर में देश का नाम खराब होता है। हरियाणा से आज एक और बुरी खबर आई। गुरुद्वारे के मैनेजमेंट कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। गुरु घर में तलवारें निकल आई, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई और मारपीट हुई। असल में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग कुरुक्षेत्र के छवि पातशाही गुरुद्वारे का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने के लिए पहुंचे। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया और टकराव शुरू हो गया। छवि पातशाही गुरुद्वारे को हरियाणा के गुरुद्वारों के मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर कहा जाता है। हरियाणा की गुरुद्वारा कमेटी ने गुरुद्वारे में अपने ताले लगा दिए और कीर्तन अरदास शुरू कर दी। तभी पंजाब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ समर्थक गुरुद्वारे पहुंच गए। दोनों गुटों के बीच हाथापाई होने लगी। हंगामा बढ़ता गया। एसजीपीसी की टीम गुरुद्वारे के गोलक पर हरियाणा प्रबंधक कमेटी का ताला लगाने का विरोध कर रही थी। इसी को लेकर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हरियाणा गुट के सिखों ने पंजाब से आए लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता कंवलजीत सिंह ने बताया कि वो तो गुरुद्वारे में संगत कर रहे थे, हंगामा पंजाब से आए लोगों ने किया। वो अकाली दल के गुर्गे थे, उन्होंने गुरु साहब का अपमान किया। कल हमारा यहाँ पर गुरु साहब जी का शुक्राना अरदास समागम था हमारा। वो संगत अरदास समागम के अंदर बैठी थी, तो अकाली दल बादल के कुछ गुंडे, हम कह सकता हूँ, शब्द गुरु करकी में कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ उनके गुर्गे जो उनके भेजे हुए थे संगत के बीच में आकर उत्पात मचाने लगे। आप ये बताइए, कहीं भी समागम चल रहा हो, गलती किसकी है? जो उत्पात मचाने का या जो समागम करेगा उस किसकी गलती है? मैं संगत से पूछता हूँ। हम शांति से वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, इनके 5-7 गुर्गे आकर यहाँ पर गुरु साहब जी की मर्यादा में खनन डालते हैं। देखिए, हम किसी डीसी एसपी के दफ्तर में अगर जाते हैं तो बड़ी मर्यादा से रहते हैं, और जो ये सब से बड़ा अंदर गुरु साहब हमारे बैठे हैं, वहां पर ये मर्यादा का ही नहीं ख्याल रखते। अगर यही जो लोग यहाँ आए थे ये कह दें कि एसपी के दफ्तर में बैठे हों या किसी डीसी के दफ्तर में बैठे होंगे, ऐसे इत्मीनान बचा सकते हैं? मतलब ये वहां पर तो, और अपने गुरु को, इसका मतलब ये कुछ समझते नहीं। इन्होंने हमारे समागम के अंदर खनन पालने का काम किया, गुरु साहब जी की मर्यादा के अंदर हनन करने का काम किया। हमने बिल्कुल किया। जब कहीं हमारे गुरु साहब की मर्यादा के साथ हम कोई समझौता नहीं होने देंगे। हमने इनके हाथ जोड़े हैं, हमारे बड़े भाई आज भी जोड़ते हैं,
लेकिन अगर कहीं पर गुरु साहब जी की मर्यादा के साथ कोई हनन करने की बात करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एसजीपीसी के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद पंजाब से आए 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और वहीं कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे से बाहर निकाले जाने के बाद एसजीपीसी के सपोर्टर्स बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। पूरे कुरुक्षेत्र में जबरदस्त टेंशन हो गई। सड़क पर बैठे एसजीपी के समर्थक और गुरुद्वारे के भीतर हरियाणा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स सब लाठी डंडे और तलवारें लेकर मोर्चा संभालने निकल गए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा के गुरुद्वारों पर जबरदस्ती कब्जे को गलत बताया। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, इसके पीछे मनोहर लाल खट्टर की सरकार का हाथ है। उसकी शय पर ही हरियाणा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने गुरुद्वारे पर कब्जे की मुहिम शुरू की, जबकि धार्मिक स्थलों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। कोई हथियार नहीं सट्टे, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। अभी 10-15 दिन पहले हमारी रिव्यू पिटीशन खारिज हुई है। अब हमारे पास एक और कानूनी रास्ता है, हमारे पास वो भी एक विकल्प है, लेकिन हमारा तो रोना ही यही है कि हमने रिव्यू पिटीशन फाइल की तो हमारी सुनवाई ही नहीं हुई। जो आज मसला उठा, जो कानूनी लड़ाई है वो तो हम लड़ ही रहे हैं, हमारे वकील काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गुरुद्वारों पर जबरन कब्जे की कोशिश की वो बहुत निंदनीय है। ये फैसला हुआ कि एडॉक कमेटी का कब्जा लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप ठीक से चुनाव कराएं, जो चुनाव जीत कर आए वो फिर इन गुरुद्वारों को मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ले। इनको भी अगर मैनेजमेंट लेना है तो सही तरीका अपनाना चाहिए। ये तो गलती पर गलती कर रहे हैं। पहले गलत नोटिफिकेशन किया, फिर एडॉक कमेटी बना दी। 18 महीने हो गए ये सब चल रहा है। सिख धर्म की परंपराओं में हरियाणा सरकार के दखल की कोई परंपरा नहीं। इस झगड़े के बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। हरियाणा में 7 बड़े गुरुद्वारे हैं। इनमें 4 गुरुद्वारों पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कब्जा है और 3 पर एसजीपीसी का कंट्रोल है। हरियाणा के 87 छोटे गुरुद्वारे इन 7 प्रमुख गुरुद्वारों के अंडर आते हैं। अब तक हरियाणा के गुरुद्वारों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कंट्रोल रहा है। 2014 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट बनाया था। इस कानून के तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई। हरियाणा के गुरुद्वारों की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इस कमेटी को दे दी गई। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कानून को सही ठहरा दिया। लोगों का कहना है कि हरियाणा के गुरुद्वारों में सिख समाज हर साल 100 करोड़ से ज्यादा का दान करता है। गुरुद्वारों की गोलक झगड़े की मेन वजह बन गई है। इसी दान के चक्कर में अकाली दल एसजीपीसी के जरिए हरियाणा के गुरुद्वारों पर नियंत्रण रखना चाहता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि वो पिछले 3 साल से एसजीपी से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो हरियाणा के गुरुद्वारों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दें, लेकिन एसजीपीसी आनाकानी करती रही थी, जिसके बाद 19 फरवरी को उन्होंने गुरुद्वारे की गुल्लकों पर अपने ताले लगा दिए। गुरुद्वारे का मैनेजमेंट संभाल लिया क्योंकि ये उनका कानूनी हक है। हरियाणा के सिखों को 22 साल संघर्ष के बाद ये सेवा मिली है। सेवा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हमने हरियाणा के सिखों ने एसजीपीसी, जब हरियाणा एक स्टेट अलग हो गया तो इनका फर्ज बनता था कि अपने आप जो सेवा है हरियाणा के सिखों को दे देते, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। 22 साल हमने संघर्ष करके, 8 साल हमने सुप्रीम कोर्ट में तरीके भुगत गए तो हमें ये इंसाफ मिला था। तो ये हमें नवंबर के अंदर ये सेवा संभाल का हमें फैसला आया था। आज फरवरी हो चुकी है। एसजीपीसी के हमने हाथ जोड़ जोड़ के तरले कर करके हमने कभी एसजीपीसी के प्रधान साहब को मिल रहे हैं, कभी अपना सकत्तर साहब को मिल रहे हैं, और अकाल तख्त साहब के जथेदार को भी हमने विनती की कि अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाई से छोटे भाई को उनका हक दिलाया जाए। देखिए, ये स्पष्ट है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी बहुत बड़ी संस्था है। हमारी जितनी उन पंजाब वालों की उतनी हमारी है। हम उनके छोटे भाई हैं। जैसे दिल्ली कमेटी बन चुकी है, हजूर साहब की कमेटी बन चुकी है, उसी प्रकार हमें हमारा हक मिल चुका है। तो उनका फर्ज बनता था कि अपने आप आकर अपने छोटे भाइयों को गले लगाकर ये उनका हक, उनका चाबियां ये हमको दे जानी चाहिए। 3 महीने हो चुके हैं।
ये सारे प्रकरण में हमें कभी प्रधान जी से मिल रहे हैं, तो आखिरकार हमें ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर होना पड़ा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुरुद्वारों को लेकर हरियाणा वर्सेस पंजाब की इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा की कमेटी के साथ है और अकाली दल एसजीपीसी का साथ दे रहा है। हरियाणा की कमेटी शुरू से ही आरोप लगा रही है कि अकाली दल हरियाणा के गुरुद्वारों पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। लड़ाई तब और बढ़ गई जब पंजाब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर और अकाली दल के कार्यकर्ता हरियाणा पहुंच गए। वो कुरुक्षेत्र में छवि पातशाही गुरुद्वारे के बाद सड़क पर बैठ गए। एसजीपीसी की इस टीम की मांग थी कि उसके जो 8 मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें छवि पातशाही गुरुद्वारे में जाकर हालात का जायजा लेने दिया जाए। बाद में पुलिस की निगरानी में एसजीपीसी की टीम छवि पातशाही गुरुद्वारे पहुंची, वहां माथा टेका। पुलिस ने हंगामे के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को रिहा कर दिया। इस जत्थे की अगुवाई कर रहे एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि अगर गुरुद्वारों का हैंडओवर लेना भी है तो जबरदस्ती करना कोई तरीका नहीं है। अब ग्रेवाल अपनी रिपोर्ट एसजीपीसी को सौंपेंगे, जिसके बाद आगे का एक्शन तय किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के छवि पातशाही गुरुद्वारे में तो हंगामा हुआ, लेकिन कैथल के नीम साहब गुरुद्वारे के टेकओवर में कोई परेशानी नहीं हुई। हरियाणा प्रबंधक कमेटी के प्रधान करमजीत सिंह, एचएसपीसी के पूर्व प्रमुख बलजीत सिंह दादूवाल आज कमेटी के दूसरे मेंबर्स के साथ कैथल पहुंचे। वहां उन्होंने गुरुद्वारा नीम साहब का हिसाब किताब संभाल लिया। पूरा टेक ओवर शांति से हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। गुरु घर में झगड़ा हो, गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास के वक्त संगत के लोग आपस में टकराएं, गोलक का ताला तोड़कर अपना ताला लगाएं, इससे सिख समाज की भावनाएं जरूर आहत हुई होंगी, क्योंकि सिख समाज की छवि गुरुद्वारों की इमेज सेवा की, सद्भावना की और सबका भला करने की है। जब जब देश में कोई संकट आया हो, हाल ही में कोरोना की महामारी में हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की त्रासदी हो या फिर भूखों को 2 वक्त भोजन देने की जरूरत हो, सिख समाज ने बढ़ चढ़कर सबकी मदद की और यह उनका हमेशा का रिकॉर्ड है। इसलिए एसजीपीसी को और हरियाणा में एसजीपीसी को आपस में मिल बैठकर गुरुद्वारों का हिसाब किताब करना चाहिए। न किसी को जबरदस्ती टेक ओवर करना चाहिए और न किसी को टेक ओवर रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। यही सिख परंपरा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मंदिरों और मजारों को लेकर दिल्ली में क्या विवाद हो रहा है, क्या झगड़ा है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 67 रिलीजियस प्लेसेस को हटाने की मंजूरी दी है। दिल्ली सहारनपुर के बीच हाईवे बनाने, दिल्ली में जाम की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, सड़कों को चौड़ी करने के लिए और नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जिन धार्मिक स्थलों को हटाया जाना है उनमें 51 मंदिर हैं, 4 मज़ारे हैं और एक गुरुद्वारा शामिल है। जिन मंदिरों को गिराया जाना है उनसे जुड़े लोगों से बात हो गई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है। मनीष सिसोदिया का दावा है कि अगर विकास के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे गिराए गए तो दिल्ली में दंगे हो जाएंगे, इसलिए एलजी को अपना ऑर्डर वापस लेना चाहिए। मैंने एक एक मंदिर का, मजार का, गुरुद्वारे का एक एक का अध्ययन किया कराया और मैंने देखा कि ये जो 67 मंदिर तोड़े जाने हैं, 6 मजार तोड़ी जानी है और एक गुरुद्वारा तोड़ा जाना है, उसके प्रभाव का भी मैंने आकलन किया समाज में क्या कर रहा है। मैंने पुलिस की रिपोर्ट्स भी पढ़ी जो अफसरों ने लगा के भेजी। एक रिलीजियस कमेटी है ऑफिसर्स की, उसको भी मैंने उसकी रिकमेंडेशंस को भी पढ़ा। उसने तो सभी को रिकमेंड किया है तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट लगभग सभी में यह है कि इन मंदिरों को, मज़ारों को, गुरुद्वारों को लोग यूज़ करते हैं और कई जगह सैकड़ों तो कई जगह हज़ारों लोग आते हैं और हर एक में, ऑलमोस्ट हर एक केस में ये कहा गया है पुलिस की ओर से कि हमारी लोकल रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ लोगों का विरोध होगा, दंगे भी हो सकते हैं, पत्थर भी चल सकते हैं। जितने भी मंदिर हैं, मज़ार बनी, गुरुद्वारे बने, ये सब लोगों ने बहुत कई दशकों की आस्था और उन सब से विकसित हुए हैं।
इन सबको इसलिए तोड़ना कि भाई हम घर बना रहे हैं या हमें कोई डेवलपमेंट का काम करना है, अच्छी बात है, हम भी डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जस्ट एक ब्यूरोक्रेटिक रिपोर्ट के आधार पे, जबकि पुलिस भी कह रही है कि सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, हम पूरे शहर की हार्मनी खराब नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया ने मंदिर गिराए जाने पर दिल्ली में दंगों की आशंका जताई, लोगों की आस्था की बात की, विश्वास की बात की, तो हमने इस मामले की जांच की। पता लगा मनीष सिसोदिया जिन मंदिरों, गुरुद्वारों, मज़ारों को गिराने से रोकने की मांग कर रहे हैं, उनमें से कई को गिराने की सिफारिश खुद मनीष सिसोदिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से की थी। 9 दिसंबर 2022 को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर मनीष सिसोदिया ने एक मीटिंग की। मीटिंग में दिल्ली से सहारनपुर हाईवे पर बने 23 धार्मिक स्थलों में से 9 को गिराने की सिफारिश की गई। यह सिफारिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजी गई और 1 फरवरी को केजरीवाल ने इन 9 धार्मिक स्थलों को हटाने की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर से कर दी। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 12 फरवरी को इनके डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। जब यह बात सामने आई तो बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला किया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आजकल केजरीवाल और सिसोदिया की जुबान पर हर वक्त दंगे ही होते हैं। मुझे अफसोस और खेद इस बात का है कि आदमी इस स्तर तक गंदी राजनीति पे उतर आए हैं, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, हिंदू, सिख, मुसलमान, दंगे, फसाद। अरविंद केजरीवाल का जब भी मुंह खुलता है, आम आदमी पार्टी का जब भी मुंह खुलता है, वो एक ही काम करता है, दंगे, हिंदू, मुसलमान। ये वो आदमी है जो कहता था हिंदू मुसलमान नहीं करना। आजकल स्वाय दंगों के और हिंदू मुसलमान के आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो। इस अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, ये इनका एक फिक्स मोडस ऑपरेंडी है। ये क्या करते हैं कि धार्मिक स्थानों के ऊपर बुलडोजर पहले चलाते हैं, फिर कहते जी हमें तो पता नहीं था, ये तो दिल्ली की सरकार को तो पता ही नहीं है जी। अब ये जो कमेटी, रिलीजियस कमेटी है, इसकी फाइल के ऊपर खुद आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती है, साइन करती है, अप्रूवल देती है। ये काम इन्होंने पहले भी किया। गुरुद्वारा सीसगंज साहब है, उस पर जो प्याऊ था उसको आम आदमी पार्टी ने डिमोलिश कराया। मैं मौके पर गया, बुलडोजर रुकवाए, हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाके हमने अपना केस प्रस्तुत किया। आम आदमी पार्टी को झाड़ भी लगी, सरकार को डांटा भी कोर्ट ने, और हमारा प्याऊ दोबारा बनवाया। तो ये कोई नया काम नहीं है। विकास के लिए अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कोई धार्मिक स्थल हो, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन सद्भावना से मिल बैठकर बात करके। दिल्ली के विकास के लिए जो मंदिर हटाए जाने हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं वो इसके लिए तैयार हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। रिलीजियस कमेटी ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन अब इसमें सियासत घुस गई है, इसलिए विवाद खड़ा हो गया है। पहले केजरीवाल की सरकार ने इन्हीं धार्मिक स्थलों को गिराने की सिफारिश की और अब फिजा बदल गई तो सिसोदिया कह रहे हैं कि मंदिर गिराए गए तो दंगे होंगे। इस तरह की डबल स्टैंडर्ड करना ठीक नहीं है। मशहूर राइटर और शायर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानियों से जो बात कही, उसकी आज हर जगह चर्चा है। जावेद अख्तर लाहौर में मशहूर पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की याद में हो रहे फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे। इस फेस्टिवल में एक महिला ने जावेद साहब से पूछा, उन्हें पाकिस्तान में इतना प्यार मिलता है तो क्या वो हिंदुस्तान जाकर लोगों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी नहीं रहते? इस सवाल का जो जवाब जावेद अख्तर ने दिया वो वाकई में सुनने लायक है। आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, वैसे मैं भी आपके घर जा चुकी हूँ, क्योंकि 17 जनवरी आपकी और मेरी सालगिरह है और मैंने आपके घर खाना भी खाया, लेकिन आपको याद नहीं है। घर पे था जी। चले, वो तो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वुर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मिनट, मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं। आप ये जाके बताते हैं उनको कि नहीं? यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा।
ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जावेद साहब जितने बड़े शब्दों के जादूगर हैं, उनकी देशभक्ति का जज्बा भी उतना ही बड़ा है। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान जाकर जिस अंदाज में पाकिस्तानियों को आईना दिखाया, ये मणिशंकर अय्यर जैसे उन लोगों के लिए सबक है जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।